सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सो कि यू ऑल आर ऑलराइट। बहुत अच्छे से आप लोगों की दिवाली भी गई होगी, राइट? एंड गुजरात महाराष्ट्र में न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हुआ होगा। ओके, सो नाउ हम इस न्यू ईयर में एक नया सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। Okay, and before that we have to know what is the excretion. Excretion is the process in which harmful substances has to throw outside of the body. Okay, so that is called the excretion. Okay, so जब कोई भी harmful substances होता है, वो हो सकता है कि थोड़ा कम क्वांटिटी में हो तो भी हार्मफुल हो, और कई बार ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जब एक्सेस प्रोसेस में आ जाता है तो उसको वो हमारी बॉडी के लिए बेटर नहीं होता है, हार्मफुल रहता है। ठीक है, तो उसको भी हमें एक्सक्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, एंड इसके अलावा कई तरह के आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, एंड इसके अलावा नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट में यूरिया एंड यूरिक एसिड, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सो कई मेडिसिन है, कई ड्रग्स है जो कि हम लेते हैं ओरली या किसी भी रूट से हम लेते हैं और वो ब्लड में रहते हैं, तो उसको भी एक्सक्रिएट करना जरूरी होता है। ठीक है, सो जब उसको हम बॉडी के बाहर थ्रो कर देते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हैं किसी भी प्रोसेस से, तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन हम किस तरह से करते हैं? एक्सक्रीशन के लिए हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं? बाय द एक्सेलेशन इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, सो ये ब्रीदिंग प्रोसेस में हम एक्सेल करके और उसको बाहर निकालते हैं। ओके, इसी तरह से कुछ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सब सॉल्ट वगैरह है, ये सब हम स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एंड बाकी लेकिन मेजर जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है थ्रू द यूरिन। ओके, सो यूरिन के थ्रू होता है, एंड इस पूरे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एंड ये इसमें वाटर का भी मेन रोल होता है। जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी हमें बाहर निकालना पड़ता है, एंड ये जो वाटर होता है ये वाटर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। मीन्स यूरिनरी सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जहां पे वाटर जो है, वाटर का क्वांटिटी इट शुड बी ऑप्टिमम इन द बॉडी। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है वो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा एक्सेस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, एंड इसको जब बहुत ज्यादा कम हो तो बॉडी जो है वाटर का डिमांड करती है। ठीक है, और जब डिमांड होता है और एक्सेस होता है तो उसको बाहर एक्सक्रिएट भी करती है। ठीक है, इस तरह से जो बैलेंसिंग या होमियोस्टेसिस ऑफ द वाटर है इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ऑस्मोसिस आप लोग जानते होंगे कि किसे कहते हैं, मैं फिर भी समझा देता हूँ। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच movement of the water from the lower concentrated solution to the higher concentrated solution through the crossing from the semi-permeable membrane. Okay, this is the semi-permeable membrane, and this is we can say that normal water. Okay, and these are salted water, in that solutes are present in the form of the salt. Okay, so this solution is the
lower concentrated, because numbers of solutes are lower, less in this solution. Okay, and number of solutes are more in this solution. Okay, so this is called the higher concentrated solution. So when any semi-permeable membrane is divided these two type of the solution, the movement of the water will occur from the lower concentrated solution to the higher concentrated solution. Okay, means in this solution free water energy is more than this solution. Okay, so we can say that the movement of the water will be from higher free water energy to the lower free energy of the water. Okay, so this movement is occur from the lower concentrated solution to the higher concentrated solution. Okay, so this balancing is called the osmoregulation. Okay, and this is called the osmosis. Okay, and when it is the organism, because the cell is the semi-permeable membrane. Okay, it is selective and semi-permeable membrane, and when it's required optimum quantity of the water. Okay, so osmoregulation में इस बैलेंसिंग को ही वाटर की बैलेंसिंग की जाती है किसी सेल में या किसी सिस्टम में, यानी बॉडी में. ओके, सो इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. एंड एज ऑस्मोरेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोरेगुलेशन यहाँ पे दो टाइप के एनिमल्स होते हैं. ठीक है, दो टाइप के एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं? वो एनिमल जो कि अगर वो एनिमल जो कि सराउंडिंग मीडियम जो होता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, उसके ऑस्मोलरिटी के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का ऑस्मोलरिटी चेंज कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा. ठीक है, और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो बाहर का वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा. और इस तरह से ये दोनों बैलेंस करते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट एंड अंदर का एनवायरनमेंट बैलेंसिंग होता है. ठीक है, तो दिस ऑस्मोलरिटी शुड बी बैलेंसिंग. तो इस तरह का जो वो करते हैं एनिमल्स होते हैं जो कि सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का ऑस्मोलरिटी को चेंज करते हैं, उनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं. ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं? मेनली जो मरीन जो एनिमल्स होते हैं, मरीन फिश होते हैं, मॉलस्क होते हैं, वो सब इसमें आते हैं. ठीक है, दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेटर. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? जिनका बॉडी की ऑस्मोलरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है, बॉडी की ऑस्मोलरिटी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग नहीं होती है, यानी वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग या अकॉर्डिंग टू द मीडियम ये अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो उन पे ऑस्मोलरिटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है. एंड इस तरह से these are called the osmoregulators. osmoregulators कौन से होते हैं? मेनली जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो यहाँ एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं, ये सब ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं. ठीक है, सो इस तरह से ये ऑस्मोरेगुलेशन यानी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स हो सकते हैं. राइट, नाउ हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को मेनली तीन टाइप में, यानी जो
अमोनिया प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीशन का जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे एनिमल्स को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो होता है एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक हो गया, ठीक है। देन यूरियोटेलिक, सॉरी, एंड देन यूरिकोटेलिक। राइट, तो 3 टाइप के ये एनिमल्स होते हैं, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ओके, एमोनोटेलिक वो होते हैं जो कि एक्सक्रीशन प्रोडक्ट जिनका अमोनिया होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोडक्ट अमोनिया होता है, ठीक है। और ये बेसिकली अमोनिया जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, द मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है। एंड इसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। कौन से आते हैं इसमें? इसमें मेनली जो होते हैं जो फिश वगैरह होती हैं, फिश, मॉलस्क, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यानी मेनली एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। देन होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो है ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रिएटरी जो वो होते हैं, एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है, ठीक है। एंड ये लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक, यानी कि ये अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है और इसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेस अमाउंट रिक्वायर्ड और ओके, तो लेस अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड एग्जांपल कौन से हैं? एग्जांपल यूरियोटेलिक में जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स हो गए, देन मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल। ओके, देन यूरिकोटेलिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को, ठीक है, और फिर एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें ये बहुत कम टॉक्सिक होता है, यानी लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। एंड इसको डिसॉल्व, ये पेस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लीस्ट रिक्वायर्ड वाटर, ओके। ये कौन से होते हैं? मेनली बर्ड्स, कुछ मरीन फिशेस, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ओके। सो हम यूरियोटेलिक हैं, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो यूरियोटेलिक। सो ये यूरिया के फॉर्म में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करता है एंड थ्रू द यूरिन करता है, ठीक है। सो यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ओके।
नाउ यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेनली किडनी में होता है। लेकिन ये तो मैमल्स हैं, हायर ग्रेड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें किडनी पाया जाता है, लेकिन लोअर ग्रेड्स के जो एनिमल्स हैं उनमें हमेशा किडनी नहीं होती है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया, राइट, प्रोटोनेफ्रीडिया जिसको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। राइट, और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है तो प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस जैसे कि टिनिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, इनमें हो जाता है। ठीक है, देन इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ एनिलीड्स में पाया जाता है, सम एनिलीड्स। ठीक है, देन नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया पाया जाता है एनिलीड्स में, जैसे कि अर्थवॉर्म। राइट, देन इसके बाद आता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स मेनली ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स है इनमें पाया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन ग्लैंड्स की। ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स मेनली जो पाया जाता है वो कुछ क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियंस इनमें पाया जाता है, जैसे कि प्रॉन। राइट, एंड लास्टली जो होता है वो किडनी। राइट, एंड किडनी किस में पाया जाता है? सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। राइट, सो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। ओके, प्रोटोनेफ्रीडिया, देन नेफ्रीडिया, देन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, देन ग्रीन ग्लैंड्स एंड देन द किडनी। इस तरह से ये इवोल्यूशनरी ये इनका डेवलपमेंट, किडनी का डेवलपमेंट हुआ। ओके, किडनी, ह्यूमन किडनी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो शेप होता है वो बीन शेप में होता है। ठीक है, बीन शेप में होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका लेंथ इट इज 10 to 12 मिलीमीटर। ठीक है, देन width it is 5 to 10, it is 5 to 7 millimeter, right? Sorry, it is centimeter, and then हम बात करते हैं थिकनेस, थिक, तो it is 2 to 3 centimeter. So it length 10 to 12 centimeter, width 5 to 7 centimeter, and thick
थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, राइट। ये बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पे, जहां पे हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन के जस्ट जो अटैच थी, ठीक है, ऑलमोस्ट अटैच, उसके जस्ट फ्रंट में आर्टरी होती है, ठीक है, एंड उसके दोनों तरफ यानी बैकबोन के दोनों तरफ ये लगे हुए रहते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों। राइट हैंड साइड वाला जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो बैकबोन होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, एंड यहाँ जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके जस्ट सामने की तरफ, उसके जस्ट सामने की तरफ ये इंफीरियर वेना केवा होता है, एंड इनके दोनों तरफ ये किडनी लगे हुए रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड की जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, ठीक है, एंड जबकि लेफ्ट हैंड साइड की किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। क्यों होता है? बिकॉज कि यहाँ पे इस पोर्शन में राइट हैंड साइड में लिवर सिचुएटेड रहता है, एंड लिवर सिचुएटेड रहता है तो उसको भी स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे रखा गया है इसको, ओके। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल, ओके, इट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। ओके, सो जो ऊपर का पार्ट होता है वो रीनल कैप्सूल से बना हुआ होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के ऊपर रीनल कैप्सूल के अंदर की तरफ जहां किडनी स्टार्ट होती है तो उसकी ऊपर की जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम कहलाती है, पेरिटोनियम लेयर, राइट। सो ये पेरिटोनियम किडनी जो है ऊपर से तो कैप्सूल से, रीनल कैप्सूल से वो रहता है, कवर्ड रहता है, एंड उसके बाद का जो लेयर होता है वो रीनल पेरिटोनियम कहलाता है या पेरिटोनियम लेयर कहलाता है। एंड ये पेरिटोनियम लेयर जो है, बिकॉज किडनी जो है बॉडी वॉल से अटैच रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, सो किडनी बॉडी वॉल से अटैच रहता है और इसका एक पार्ट तो बॉडी वॉल के अंदर धंसा हुआ रहता है, ठीक है, और बाहर का पार्ट जो है वो उभरा हुआ रहता है, यानी बाहर का पार्ट ओपन रहता है। सो इसके ओनली बाहर के पार्ट में ही पेरिटोनियम होता है, क्योंकि अंदर वाला पार्ट तो बॉडी वॉल में धंसा हुआ है तो वहां पे पेरिटोनियम नहीं होता, लेकिन जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, वो ओपन होता है, इसलिए इसमें पेरिटोनियम पाया जाता है। सो इसको रेट्रो पेरिटोनियल किडनी कहा जाता है। इस तरह की जो किडनी होती है उसको रेट्रो पेरिटोनियल किडनी कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये रेट्रो पेरिटोनियल किडनी होता है, ओके। किडनी जो है ऊपर से अगर हम देखते हैं ये वाला पार्ट, तो इट इज द कॉनकेव शेप, ओके, ये कॉनकेव शेप होता है, एंड अगर अंदर की तरफ, इसके पीछे की तरफ हम देखते हैं तो थोड़ा सा धंसा हुआ होता है और ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, ठीक है। एंड ये कॉन्वेक्स शेप जो है, जहां से यूरेटर्स बाहर निकलता है, ओके, एंड रीनल वेन्स बाहर निकलते हैं, दीज आर द रीनल वेन, ठीक है, ये रीनल वेन है, ये यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर बाहर निकलते हैं, रीनल आर्टरीज अंदर जा रही है, यहाँ पे रीनल आर्टरी ये अंदर की तरफ जा रही है, इस तरह से ये अटैच रहता है। ये जो पोर्शन होता है इसको हाइलम कहा जाता है, ओके। सो ये जो पोर्शन है इसको हाइलम कहा जाता है, राइट। एंड हाइलम जो है आगे जाके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी इसके आगे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से ये तो हाइलम हो गया,
एंड ये जो पोर्शन होता है इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। ओके, अगर हम किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं, ठीक है, किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड द जो पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पेरिफेरल पोर्शन है। ओके, एंड ये पेरिफेरल पोर्शन जो है यानी बाहर का ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ओके, एंड उसके बाद जो पोर्शन है ये पोर्शन मेड्यूला कहलाता है, ठीक है, मिडिल। रीनल मेड्यूला। ओके, सो इस तरह से किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड द मेड्यूला। ओके, मेड्यूला जो है, मेड्यूला में कई पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रीनल मेड्यूलरी या रीनल मेड्यूल। मेड्यूलरी पिरामिड, रीनल मेड्यूलरी पिरामिड। ओके, सो इसको रीनल मेड्यूलरी पिरामिड कहा जाता है। ओके, ये पिरामिड्स कितने होते हैं? ये पिरामिड्स ऑलमोस्ट 10 to 12 होते हैं, एक किडनी में 10 to 12 होते हैं, ठीक है। एंड बिफोर दिस हमें थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन होता है बेसिकली यूनिट ऑफ किडनी। ओके, यूनिट ऑफ किडनी होता है। तो एक बार हम कुछ मेन एरियाज इसके जान लेते हैं, फिर हम डिटेल में बाद में इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो किडनी जो है वो कई नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई होती है। कितने? ऑलमोस्ट एक किडनी जो है ऑलमोस्ट 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। एंड नेफ्रॉन का जो ये पार्ट होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में, दिस इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, राइट। तो आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमन कैप्सूल कहा जाता है, राइट। एंड ये बोमन कैप्सूल कहां पे रहता है? ये कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है। ओके, सो बोमन कैप्सूल इस पोर्शन में, कॉर्टेक्स पोर्शन में पाया जाता है। ओके, देन उसके बाद बोमन कैप्सूल के बाद का जो एरिया होता है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं। तो दिस इज पीसीटी, राइट। उसके बाद ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हेयर पिन। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वही आपको देखना है, ओनली ब्लू कलर का, राइट। ये ब्लू कलर वाला जो है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, एक लूप है जिसको हेनलेज लूप कहते हैं, हेनलेज लूप, ये लूप ऑफ हेनलेज। ओके, एंड
हेनलेज लूप के बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डिस्टल convoluted tubule, राइट। सो ये DCT कहलाता है, ओके, शॉर्ट में इसको DCT कहते हैं, राइट। तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, ओके। एंड उसके बाद ये DCT ऐसे कई नेफ्रॉन के DCT जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे कई सारे कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, तो कुछ नेफ्रॉन्स मिलके और ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन का होता है। इसमें बोमन कैप्सूल एक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड ये कप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स में होता है। उसके बाद जो है PCT होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हेनलेज लूप होता है, ये लूप बेसिकली मेड्यूला में एंटर करता है और मेड्यूलरी पिरामिड में रहता है, ठीक है। सो ये लूप जो है ये मेड्यूलरी पिरामिड में रहता है, तो मेड्यूला में बेसिकली ये हेनलेज लूप पाया जाता है। उसके बाद फिर DCT आ जाता है, DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है, ये भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एंड लास्टली कलेक्टिंग डक्ट कहां पाया जा रहा है, ये मेड्यूला में पाया जाता है, ठीक है। सो बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीन पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जबकि हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट ये मेड्यूलरी पिरामिड में पाए जाते हैं, राइट। सो अगेन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये मुझे बताना था कि कौन सा पोर्शन कहां पे होता है, ठीक है। सो ये कॉर्टेक्स में बोमन कैप्सूल होता है, PCT होता है और DCT होता है, ठीक है, जबकि मेड्यूलरी पार्ट में ये हेनलेज लूप पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट कई ऐसे कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके और एक छोटे से ओपनिंग में खुलते हैं जिसको रीनल पैपिली कहा जाता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड रीनल पैपिली, राइट। एंड रीनल पैपिली जो है ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर से में एक पोर से खुलता है, ठीक है, एक पोर होता है जिसमें ये खुलता है, दैट इज कॉल्ड द रीनल कैलिक्स, ठीक है, ये कैलिक्स है। यहाँ पे ये पोर है, दिस पोर, ये पोर जो है वो कैलिक्स कहलाता है। यानी कि जितने भी कलेक्टिंग डक्ट हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके अपने एक पैपिली बनाते हैं और कई पैपिली मिलके फिर रीनल कैलिक्स में खुलते हैं। एंड ये रीनल कैलिक्स जो है, ये रीनल कैलिक्स यहाँ फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, दैट इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस, राइट। सो इस तरह से ये रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस में जो यूरिन है वो यहाँ पे स्टोर होता है सबसे पहले, एंड उसके बाद फिर यहाँ से ये यूरेटर्स में से होता हुआ, ये यूरेटर्स में से निकलता है, ये यूरेटर्स है, ठीक है, एंड यूरेटर्स में से होता हुआ ये यूरिनरी ब्लडर में ये जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर में इसका स्टोरेज होता है, एंड जब स्टोरेज थोड़ा सा ज्यादा होता है तो अर्ज ऑफ मिक्सचुरेशन होता है, यानी कि यूरिन का सेंस होता है, यूरिन पास करने का सेंस होता है, एंड उस समय यूरिनेशन जाना होता है, और ये फिर
यूरिनरी ब्लैडर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बॉडी के बाहर खुलता है। मेल्स में ये पेनिस के थ्रू खुलता है और फीमेल्स में ये वल्वा के थ्रू ओपन होता है। ठीक है, सो दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेथ्रा, राइट, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ओके, सो ये एक पूरा हम कह सकते हैं कि एक पाथ है फॉर द यूरिन। ठीक है, यूरिन का पाथ क्या है? यूरिन का पाथ है किडनी। ओके, किडनी में बोमन कैप्सूल। चलो यूरिन का पाथ हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जान लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में किडनी जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला में कुछ पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंड ये पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूलरी पिरामिड कहलाते हैं। ठीक है, एंड ये इसमें बहुत सारे हेनलेज लूप होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स पूरा किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जबकि उसका जो हेनलेज लूप है वो अंदर मेड्यूला के अंदर पिरामिड में हैंग रहता है। ठीक है, तो ये मेड्यूलरी पिरामिड में रहता है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में कई कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चैम्बर लाइक, दैट इज कॉल्ड द रीनल पैपिली। ओके, कई रीनल पैपिली मिलके रीनल कैलिक्स बनाते हैं। एक छेद को रीनल कैलिक्स कहते हैं। ऐसे अगर एक छेद है तो रीनल कैल्सिस कहते हैं, और सिंगुलर है तो रीनल कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये रीनल कैलिक्स जो है वो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, ये रीनल पेल्विस जो है यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर ओपन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज structure of the whole structure of the kidney. This is the longitudinal section of the kidney. Okay, now we will talk about the structure of the nephron. Nephron का structure हमें देखना है। यहाँ पे एक चीज और मुझे बतानी है, that is the renal column. Renal column जो होता है वो क्या होता है? Renal column basically जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो इन पिरामिड्स के बीच में जिस एरिया में होता है इसको मेड्यूलरी रेज भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पिरामिड्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है ये, ठीक है। सो पिरामिड्स के बीच में जो ये पोर्शन होता है जहां पे कॉर्टेक्स पिरामिड्स के बीच में एंटर करती है, ठीक है, उनके इंटर पिरामिडल स्पेस के बीच में एंटर करती है, उनको रीनल कॉलम या मेड्यूलरी रेज कहा जाता है। ठीक है, रीनल कॉलम ठीक है, रीनल कॉलम या मेड्यूलरी रेज। राइट, सो इस तरह से ये रीनल कॉलम या मेड्यूलरी रेज यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप दो पार्ट देख सकते हैं, एक तो ग्रीन कलर में है और दूसरा ब्लू कलर में। ठीक है, ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये क्या है? ये नेफ्रॉन है पूरा। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोमन कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोमेन्स कैप्सूल, राइट, ये बोमन कैप्सूल्स है। ओके, एंड इसके
ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके बीच में ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है। इसके बीच में ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो ये ग्लोमेरुलस है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और ब्लू कलर में जो है वो बोमन कैप्सूल है। इन दोनों को मिला के, दोनों ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल को मिला के मेलपिजियन बॉडी कहा जाता है, मेलपिजियन बॉडी, ठीक है। तो दोनों को मिला के बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों को कंबाइंडली मेलपिजियन बॉडी या रीनल कार्पोसल्स कहा जाता है, और रीनल कार्पोसल, राइट। सो इसको रीनल कार्पोसल्स कहा जाता है, ओके। यहां बोमन कैप्सूल में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, ये सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, या ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, राइट। सो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो किससे बनी है? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक है। जबकि उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। इसके जस्ट अंदर की तरफ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको पोडोसाइट्स कहा जाता है, पोडोसाइट्स, राइट। सो ये पोडोसाइट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उनमें छोटे छोटे से स्पेस रह जाते हैं, ठीक है। ये कुछ एंट्रिक पोजीशन में ये अरेंज रहते हैं जिससे कि ये इनमें आपस में एक इनके बीच में कुछ स्पेस रह जाते हैं, ठीक है। एंड इस स्पेस को फिल्ट्रेशन सिल्ट कहा जाता है, ठीक है। इन स्पेस को ये छोटे छोटे से पोर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स और पोर कहा जाता है, फिल्ट्रेशन पोर कहा जाता है। तो फिल्ट्रेशन का काम जो होता है वो यहीं से ही होता है, ओके। कैसे होता है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन का काम यहां से होता है, ठीक है। सो ये तो हो गया बोमन कैप्सूल का स्ट्रक्चर। बोमन कैप्सूल के कप में जो है वो ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस का मतलब क्या है कि दीज आर द बंच ऑफ द कैपिलरीज, ओके। एंड ये कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ सबसे पहले एक ये वाइड पोर्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये वाइड है थोड़ा, ओके। दिस इज द आर्ट्रियोल, दिस इज कॉल्ड द एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, एफेरेंट आर्ट्रियोल, ओके। सो इट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियोल, ओके। जबकि जो बाहर निकल रहा है वो थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। बाहर निकलने वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा नैरो होता है, इसको इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से रीनल आर्टरीज यहाँ पे आती है बोमन कैप्सूल में, जब एंटर करती है तो बोमन कैप्सूल में ये कैपिलरी के फॉर्म में, आर्ट्रियोल के फॉर्म में ये एंटर करती है, जिसको एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल फिर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बोमन कैप्सूल बनाती है, ठीक है। और बोमन कैप्सूल में से फिर ये जो नर्व्स आर्ट्रियोल ही वापिस से बाहर निकलती है, इसको इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं,
ठीक है। सो इस तरह से एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टियोल, एफेरेंट थोड़ा सा वाइड होता है और इफेरेंट थोड़ा नैरो होता है। ओके, सो एक तो ये हो गया, ये तो हो गया पूरा मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। ओके, मेलपिजियन बॉडी के बाद हम बात करेंगे जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, जो सबसे पहले गोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे की तरफ जो होता है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर इसको हम पीसीटी कहते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये सिलिएटेड सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सिलिएटेड सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि ज्यादातर जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन जैसे सॉल्ट वगैरह होते हैं, जितने भी सॉल्ट वगैरह होते हैं उसमें से ज्यादातर जो है वो इस पोर्शन से फिर से ब्लड में आ जाता है, यानी कि ये बाहर निकलने के लिए सूटेबल स्पेस होता है। कई तरह के जब यूरिन का फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन में ये मान लीजिए कि प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स जो है, प्रोटीन को छोड़ दीजिए तो बाकी के पूरा प्लाज्मा जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा में बहुत कुछ होता है, इसमें आयरन भी होता है, इसमें और भी कई चीजें होती है, ठीक है। सो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कई तरह के, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ब्लड को रिक्वायर भी रहती है, वो सब इस पीसीटी से वापस से बाहर ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिएटेड होता है, ठीक है, सिलिएटेड, या हम सिलिएटेड भी नहीं कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि ब्रश बॉर्डर, इसको सिलिएटेड ना कह के आप ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई भी कह सकते हैं, ब्रश बॉर्डर्स सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। देन इसके बाद जो पोर्शन होता है, ये तो हो गया यहां तक, उसके बाद ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हेनलेज लूप कहते हैं, हेनलेज लूप, राइट। हेनलेज लूप बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है असेंडिंग हेनलेज लूप, असेंडिंग लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप कह सकते हैं। ये जो यहाँ पीसीटी से अटैच्ड है, ठीक है, उसे वो पूरा असेंडिंग लूप कहलाता है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप, या असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज, ठीक है, या असेंडिंग हेनलेज लूप, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, असेंडिंग होता है, ओके। एंड ये असेंडिंग लूप जो है या इसके दो पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है अपर थिक पार्ट, अपर थिक पोर्शन, जो कि पीसीटी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, अटैच्ड टू पीसीटी, ठीक है, और इसका डायामीटर जो है पीसीटी के बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू पीसीटी, ठीक है। और ये
ये भी सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ होता है। सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम। राइट। सो एक तो ये अपर थिक पोर्शन हो गया, राइट। दूसरा जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये इधर से थोड़ा सा थिननेस आ गई है। ओके, ये जो पोर्शन है यहाँ थोड़ा थिननेस आ गई है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी थिननेस है, यहाँ भी थिननेस है। ठीक है। सो लोअर थिन पोर्शन, लोअर थिन पोर्शन, इसमें आप देख सकते हैं ये अटैच टू डिसेंडिंग लिम्ब, यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। थिनर यानी डायमीटर इज लेस, डायमीटर is lesser than upper portion। ठीक है, डायमीटर लेस है अपर पोर्शन से, और ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से बना हुआ। ठीक है। सो इस तरह से इसको हेनलेज लूप को हमने दो पार्ट में डिवाइड, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। असेंडिंग पार्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो अपर थिक पोर्शन, ठीक है, अटैच टू द पीसीटी, ये पीसीटी से जुड़ा हुआ होता है, इसका डायमीटर भी पीसीटी के बराबर ही होता है। ठीक है। एंड ये कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ होता है, जैसे पीसीटी बना हुआ था वैसे ये होता है। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा थिन हो जाता है। ठीक है। और ये थिन पोर्शन जो है वो लोअर पोर्शन बनाता है असेंडिंग लिम्ब का, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब से जुड़ा हुआ रहता है। इसका डायमीटर अपर से थोड़ा सा कम होता है और ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ठीक है। सो ये तो हो गया असेंडिंग लिम्ब का, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपर थिन पोर्शन, अपर थिन पोर्शन जो कि डिसेंडिंग लिम्ब से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। एंड थिन, इसका डायमीटर डीसीटी से कम होता है। ठीक है। अटैच्ड टू डीसीटी, ओके, नहीं, अटैच्ड टू असेंडिंग upper thin portion, lower thin portion, ascending loop, okay, and ये diameter is lower than DCT, okay, so इसका डायमीटर भी कम होता है और ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद अपर थिक पोर्शन,
ठीक है। अपर थिक पोर्शन, अब अपर थिक पोर्शन में वही अटैच टू DCT, ठीक है, डायमीटर इक्विवेलेंट टू DCT, ठीक है। और किससे बना हुआ है ये? कंपाउंड एपिथेलियम से, राइट। सो इस तरह से हेनलेस लूप जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम से, अपर के जो थिक पार्ट होते हैं वो कंपाउंड एपिथेलियम से बने होते हैं, और नीचे का जो है वो थिन पोर्शन होता है वो स्क्वामोस एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। ओके, देन हेनलेस लूप के बाद जो थर्ड पोर्शन आता है, दिस इज द distal convoluted tubules, यानी DCT, राइट। सो ये लास्ट का पोर्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये भी बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम से ही बना हुआ होता है, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ होता है। एंड ये अल्टीमेटली जाके और किससे जुड़ता है? कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ता है, ठीक है। सो ये DCT, PCT एंड बोमन कैप्सूल ये कॉर्टेक्स पोर्शन में रहता है, जबकि हेनलेस लूप जो है वो कहाँ रहता है? मेड्यूलरी पोर्शन में रहता है, ठीक है। एंड ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट से एक से ज्यादा ये जुड़ सकते हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके फिर किसमें ओपन हो रहे हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट्स पिरामिड में जाके और फिर रीनल पेपिलाई में ओपन हो रहे हैं। रीनल पेपिलाई जो है वो फिर रीनल कैलिक्स में से ओपन हो रहे हैं, और फिर ये रीनल पेल्विस में ओपन हो रहे हैं। रीनल पेल्विस से यूरेटर्स में, यूरेटर्स से फिर ये यूरिनरी ब्लडर्स में जाते हैं, एंड देन यूरिथ्रा के बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो यूरेटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों किडनी में से एक एक यूरेटर्स बाहर निकलता है, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लडर में एंटर करता है ऑब्लिकली, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर में कैसे कैसे एंटर कर रहा है? ऑब्लिकली, ऑब्लिकली इससे, जिससे कि यूरिन जो है वापस से बाहर ना जा सके, ठीक है। इसलिए ये यूरिनरी ब्लडर में ऑब्लिकली एक स्लिट बनाता हुआ ये यूरिनरी ब्लडर में ओपन होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर की अगर हम बात करते हैं तो ये दो मसल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, दो लेयर से बना हुआ होता है। यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। अपर जो पोर्शन होता है वो ड्यूटेरस मसल्स का, ठीक है। अपर पोर्शन जो होता है उसमें ड्यूटेरस मसल्स होते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। एंड जो लोअर पोर्शन होता है यूरिनरी ब्लडर का, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लोअर पार्ट जो होता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। तो जैसे जैसे यूरिन
इसमें भरता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में भरता रहता है, ये और ज़्यादा वाइड होता है, ये स्ट्रेच होता है, इसमें स्ट्रेच की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रेच होता जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जब एक वो होता है, एक पॉइंट आता है, ऐसा पॉइंट आता है जहां पे रिलैक्सेबल नहीं रह पाते हैं, यानी सेंसेस ऑफ यूरिनेशन फील होने लग जाती है, ठीक है। सो यूरिनरी ब्लैडर ड्यूट्रेसल मसल से बनता है, ड्यूट्रेसल मसल, ठीक है। ड्यूट्रेसल मसल्स ऊपर की तरफ होता है, और देन ट्रांजिशनल मसल्स होता है जो कि स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर फिर नीचे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ओपन होता है, जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है, यूरिथ्रा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर या वॉल्व होता है, दो स्फिंक्टर या वॉल्व होता है, ठीक है। एक तो होता है इनर स्फिंक्टर, ठीक है। इनर स्फिंक्टर यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, दैट इज इनवॉलेंटरी, इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर, यानी कि ये जब जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मसल्स जो है, ड्यूट्रेसल मसल्स जैसे ही स्ट्रेच होने लग जाता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो नीचे की तरफ होता है थोड़ा, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द आउटर स्फिंक्टर, आउटर स्फिंक्टर। सो इसको आउटर स्फिंक्टर जो होता है, इसको ये वॉल्यूंटरी होता है, यानी कि जब मिक्सचुरेशन का टाइम होता है, जिस समय ड्यूट्रेसल मसल्स जो ब्लडर का जो मसल है वो रिलैक्स होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड स्फिंक्टर का मसल्स रिलैक्स हो जाता है, तो यूरिनेशन होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये यूरिथ्रा का पाथ होता है पूरा, ओके। यहां पे आप देख सकते हैं जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस बना किससे है, एफेरेंट आर्टरियोल से, ओके, एफेरेंट आर्टरियोल से, एंड यहां से ये कैपिलरीज बनती है, ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज है, एंड ये कैपिलरीज फिर से मिलकर इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। सो ब्लड जो है वो इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर निकलता है ग्लोमेरुलस से, ओके। एंड इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इफेरेंट आर्टरियोल जो है वो इस पूरे ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, ठीक है। सो ये पूरे ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ फैले हुए हैं, ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के, ये पूरा ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये फैले हुए रहते हैं, एंड ये ब्लड आर्टरियोल्स ही होते हैं, यानी ये इफेरेंट आर्टरियोल का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। दो तरह के नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं, ये दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सपोज कि दिस इज द मेड्यूलरी पार्ट, ठीक है, ये मेड्यूलरी पार्ट है, ठीक है, एंड कुछ और ये कॉर्टिकल पार्ट है, ठीक है, ये कॉर्टिकल पार्ट है, इस तरह से, ओके। सो कुछ तो ऊपर की तरफ होते हैं ये इस तरह से, ओके, और इनका कुछ पार्ट ही यहाँ पे जो हेनलीज लूप का कुछ पार्ट ही ये मेड्यूलरी पार्ट में एंटर करता है, ठीक है, कुछ पार्ट ही मेड्यूलरी पार्ट पोर्शन में एंटर करता है, ठीक है, और फिर ये इस तरह से कलेक्टिंग करता है, ओके। दूसरा पोर्शन होता है जो कि इस सरफेस में रहता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसमें मूवमेंट कैप्सूल जो है
मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बीच का जो जंक्शन है उस पोर्शन में रहता है, और इसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो डीपली यहाँ पे पाया जाता है, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ मान लीजिए पीसीटी यहाँ पे होता है और उसके बाद ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो डीपली मेड्यूलरी पिरामिड में एंटर किए हुए रहते हैं। ओके, सो इस तरह से दो टाइप के ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। जो सरफेस में होता है इसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होते हैं यानी सरफेस एरिया में नहीं होते हैं, और जो मेड्यूलरी पोर्शन एंड कॉर्टेक्स पोर्शन के जंक्शन पे होता है, इसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है, इसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये दो टाइप के होते हैं। नाउ जो इफेरेंट आर्टरियोल्स निकलते हैं वो यहाँ पे जो ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो वो होते हैं जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन के चारों तरफ पाए जाते हैं। ये हेनलेस लूप तक नहीं जाते हैं, यानी हेनलेस लूप में बहुत कम जाते हैं। इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है ग्लोमेरुलस से जो निकला, और ये पूरा इसके साथ साथ चलता रहता है, यानी कि डीप जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो कॉर्टेक्स होते हैं, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें ये हेनलेस लूप तक ये जो है फैले हुए रहते हैं, ठीक है। इफेरेंट जो कैपिलरी है वो यहाँ तक पूरे हेनलेस लूप के साथ साथ इस पोर्शन पे भी ये पूरे फैले हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरे फैले हुए रहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द वासा रिएक्टर, इट इज कॉल्ड वासा रिएक्टर, राइट। सो ये दो तरह के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका जो हेनलेस लूप है वो बहुत ही कम पोर्शन जो है यहाँ मेड्यूलरी पिरामिड में रहता है, ठीक है, और फिर ये बाहर निकलता है, ओके। दूसरा इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहलाता है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो है वो दोनों के मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स के जो जंक्शन है उस पोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये इसका जो हेनलेस लूप है वो डीप मेड्यूलरी पिरामिड में निकलता है, ठीक है। तो डीप मेड्यूलरी पिरामिड में ये हैंग रहता है, ओके। एंड इसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो इफेरेंट आर्टरियोल है वो इसके चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, जो ट्यूबुलर है, ठीक है, जो ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का उसके चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेनलेस लूप है, हेनलेस लूप में ये नहीं फैले हुए रहते हैं, ठीक है। सो इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है, ठीक है। एंड जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है वहां से जो इफेरेंट जो कैपिलरी निकल रही है, इफेरेंट आर्टरियोल निकल रही है, वो पूरे इसके साथ घूमती रहती है, ठीक है, इसके साथ सराउंडिंग रहती है,
कंटिन्यूसली जो ट्यूब्यूल्स है उसके साथ, और ये यहाँ पे काफी डेंस होती है, यहाँ पे काफी डेंस होती है, ये हेनलेज लूप में काफी डेंसली पैक्ड रहता है, इसको वासा रिएक्टा कहते हैं, ठीक है, इसको वासा रिएक्टा कहते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पाया जाता है लेकिन वासा रिएक्टा नहीं पाया जाता है, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पाया जाता है लेकिन वासा रिएक्टा नहीं पाया जाता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसमें वासा रिएक्टा पाया जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं पाया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ओके। सो ये पूरा हमने एक स्ट्रक्चर देखा। यूरिन का जो पाथ है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूरिन का पाथ कहां से कहां तक होता है। सबसे पहले यूरिन जो है वो ग्लोमेरुलस में यानी कि फिल्टर से होता हुआ बोमन कैप्सूल में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल, राइट। सो यूरिन पाथ क्या है, बोमन कैप्सूल में फिल्टर होता है, यहां से पीसीटी में जाता है, ठीक है, पीसीटी से फिर हेनलेज लूप में जाता है, असेंडिंग लिंब, सॉरी, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब से फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है, राइट। फिर यहां से ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, डीसीटी में, ओके। डीसीटी से फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, राइट। कलेक्टिंग डक्ट से ये पैपिली, रीनल पैपिली में जाता है, रीनल पैपिली से ये रीनल कैलिक्स में जाता है, रीनल कैलिक्स से ये रीनल पेल्विस में जाता है, रीनल पेल्विस से ये यूरेटस में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से फिर आउट, ठीक है, आउटसाइड ऑफ बॉडी, राइट। सो ये पूरा जो है यूरिन का पाथवे होता है। बोमन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले, ओके, देन डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले, देन डीसीटी में जाता है, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कई कलेक्टिंग डक्ट मिलके रीनल पैपिली बनाते हैं, रीनल पैपिली से कई रीनल पैपिली मिलके रीनल कैलिक्स बनाते हैं, रीनल कैलिक्स जो है रीनल पेल्विस यानी ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, यहां से ये यूरेटर्स में चला जाता है, राइट, ये यूरेटर्स में चला जाता है, यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाता है। तो ये पूरा इसका पाथ होता है, यूरिनरी पाथ होता है। सो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है और क्या स्ट्रक्चर है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिए एंड इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।